नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस की। सब्जेक्ट साइंस में अध्याय 1 जिसका नाम है फसल उत्पादन। जिसका नाम क्या है? फसल उत्पादन एवं प्रबंध। बच्चों, यदि आपने हमारी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो पिछली वाली वीडियो जाकर देख ले। ठीक है दोस्तों, पिछली वाली वीडियो में जो हमने पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको, हमने पिछली बार जो था हम पढ़ रहे थे पिछली बार कृषि पद्धतियां। कृषि पद्धतियां में पहला वाला भाग था मिट्टी तैयार करना। क्या था? मिट्टी तैयार करना। तो दोस्तों, आज हम मिट्टी तैयार करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कर लेते हैं पिछली बार जो पढ़ा उसका एक बार रिवीजन। दोस्तों, पिछली बार अपन ने पढ़ा फसल। फसल क्या होती है, फसल किसे कहते हैं, फसल की क्या परिभाषा होती है, इसके बारे में पढ़ा ना। दोस्तों, एक ही किस्म के पौधे बहुत बड़े क्षेत्र में उगाना क्या कहलाती है? फसल कहलाती है। ठीक है दोस्तों, फसल के प्रकार पढ़े थे। फसल के प्रकार पढ़े थे। फसल कितने प्रकार की होती है? फसल दो प्रकार की होती है ना। पहली कौन सी होती है? पहली होती है खरीफ की फसल और दूसरी होती है रबी की फसल, है ना। तो खरीफ की फसल किसे कहते हैं? खरीफ की फसल वो फसल होती है जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है। खरीफ की फसल कहलाती है जिसे जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। ये हो गई खरीफ की फसल। अब बात कर लेते हैं खरीफ की फसल के उदाहरण, जो मैं पिछली बार आपको बता चुका हूँ। खरीफ की फसल के उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसा कि धान हो गया, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, है ना, कपास आदि। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रबी की फसल की। दोस्तों, रबी की फसल वह फसल होती है जिसे शीत ऋतु में कब बोया जाता है? शीत ऋतु में बोया जाता है, रबी की फसल कहलाती है। वह फसल जिसे शीत ऋतु में बोया जाता है रबी की फसल कहलाती है, जिसे अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है ना। रबी की फसल के उदाहरण कौन कौन से? जैसे गेहूं हो गया, चना, है ना, मटर, सरसों, अलसी आदि। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फसल आधारित पद्धतियां, जो कि हमने पिछली बार पढ़ी थी। फसल आधारित पद्धतियां जिसमें पढ़ा था अपन ने कृषि पद्धतियां, जिसे कृषि के चरण भी कहते हैं। फसल आधारित पद्धतियां ना, फसल आधारित पद्धतियों में क्या पढ़ा था अपन ने? कृषि पद्धतियां, जिसे क्या कहते हैं अपन? कृषि के चरण भी कहते हैं, है ना। उसमें क्या है? फसल उगाने से पूर्व किसान को अनेक कार्य करने होते हैं, जिसे कृषि पद्धतियां या कृषि के चरण कहते हैं। क्वेश्चन आता है भाई 2 नंबर का, ध्यान रखना, कृषि पद्धतियां या कृषि के चरण किसे कहते हैं? तो इसका क्या जवाब देना है, क्या उत्तर देना है कि फसल उगाने से पूर्व किसान को अनेक कार्य करने होते हैं, जिन्हें कृषि पद्धतियां या कृषि के चरण कहा जाता है ना। तो कौन कौन से होते हैं भाई कृषि के चरण या कृषि पद्धतियां? सीधी भाषा में समझे तो किसान फसल उगाने से पहले कौन कौन से कार्य करता है ना। तो 7-8 मैंने लिखाए थे, यहाँ पर बताए थे, है ना। जिसमें से पहला है मिट्टी तैयार करना, जो कि आज पढ़ने वाले हैं। और दूसरा कौन सा है? बुआई करना। तीसरा था खाद व उर्वरक देना। चौथा था सिंचाई करना। पांचवा खरपतवार से सुरक्षा करना। और छठा क्या था? कटाई करना। और सातवां भंडारण करना। ठीक है, ये पढ़ा था भाई। ये हो गया अपना पिछली बार जो पढ़ा उसका रिविजन, है ना। दोस्तों, इसी प्रकार से लेसन खत्म होने के बाद पूरे नोट्स लिखा दिए जाएंगे, है ना। अब करते हैं अपन मिट्टी तैयार। भाई देखो, मिट्टी तैयार किस प्रकार से की जाती है, एक बार इनको साफ कर देता हूं, फिर करेंगे मिट्टी तैयार। सभी बच्चे कॉपी, किताब, पेन वगैरह ना, बुक वगैरह लेके देखें और बुक में, किताब में ध्यान दें। ठीक है, जो भी मैं लिखाता हूँ समझाता हूँ वो नोट कर लें आप। ठीक है, ताकि रिवीजन की टाइम पर
ताकि रिवीजन के समय आपके दिक्कत ना आए। देखते भाई मिट्टी तैयार करना, सभी बच्चे अपनी अपनी किताबों में ध्यान दें, ठीक है। मिट्टी तैयार करना, फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। किसका है भाई? कृषि का प्रथम चरण है, ठीक है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जगह भूमि में गहराई तक जा सकती है। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जगह भी सरलता से शोषण कर सकती है। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से शोषण करने में सहायक है, देखते हैं भाई। पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। पोली मिट्टी क्या करती है भाई? मिट्टी में रहने वाले केंचुओं या सूक्ष्म जीव वो छोटे छोटे जीव होते हैं जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, अर्थात उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्रों की आवश्यकता होती है ना। पोली मिट्टी क्या करती है? मिट्टी में रहने वाले केंचुए और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायक होती है। यह जीव किसानों के मित्र है। किसानों के मित्र है ना। किसानों के मित्र किसे कहा जाता है? एक नंबर का क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, किसान मित्र या किसानों के मित्र किसे कहा जाता है? तो कौन होते हैं किसानों के मित्र? केंचुए और सूक्ष्म जीव होते हैं। क्यों होते हैं? ये क्या करते हैं? मिट्टी को पोला करते हैं, उलटते पलटते हैं, पोला करते हैं, ठीक है। जिससे किसानों को क्या होती है? फसल अच्छी होती है और अधिक लाभ होता है, ठीक है। इसलिए इस कारण इसे किसान मित्र कहा जाता है। आगे देखिए, यह जीव किसानों के मित्र है क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं तथा हुमस बनाते हैं। हुमस का मतलब होता है नमी। किताब में नोट कर ले, हुमस मींस होता है नमी, है ना। एक बार और देखो, क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं तथा हुमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है, देखते हैं नीचे। आप पिछली कक्षाओं में यानी कक्षा 6 और 7 में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। अपघटित का मतलब होता है टूटना या गलना। नोट कर ले किताब में, ठीक है। अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में नियुक्त होते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक है। इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं भाई, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की जो प्रक्रिया होती है उसे जुताई कहते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन आता है भाई, जुताई किसे कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं आपको यह लिखाई देता हूं और आपको याद भी करना है। जुताई किसे कहते हैं? जुताई क्या होती है? तो आप ये डेफिनेशन किताब में लिखी हुई है, इसे नोट कर लेना ना। जुताई मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया करने की जो प्रक्रिया होती है, पोला करने की प्रक्रिया मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? प्रक्रिया जुताई कहलाती है ना। जुताई कहलाती है भाई। निश्चित मान लो, ये एक नंबर का क्वेश्चन आता है
और आएगा ना। जुताई किसे कहते हैं? मिट्टी को उलटने पुलटने एवं पोला करने की जो प्रक्रिया होती है उसे जुताई कहते हैं। आगे देखिए भाई, इसे हल चलाकर करते हैं, मिट्टी को उलटते हैं पलटते हैं और पोला करते हैं। किससे करते हैं? हल चलाकर, है ना। हल आपने देखा होगा, किताब में दे रखा है उसे, है ना। और यहाँ भी लास्ट में डायग्राम बनवाकर बता दिया जाएगा। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखे तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता भी पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। बड़े बड़े ढेले यानी मोटे मोटे टीले, है ना। मिट्टी के जो ढेर होता है ना, टीला, उसे बोलते हैं ढेले। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक होता है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है ना भाई। देखो, बुआई एवं सिंचाई के लिए क्या करना होता है? खेत को समतल समान रूप से करना आवश्यक होता है ना। यह किसके द्वारा किया जाता है? पाटल के द्वारा, है ना। ठीक है। कभी कभी जुताई से पहले खाद भी दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी भी दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कृषि औजार की। नेक्स्ट बात करते हैं कृषि औजार की। कृषि के कौन कौन से औजार होते हैं, है ना, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। कृषि के औजार भाई, खेती करते समय जो औजार काम में आते हैं उसे कहते हैं कृषि के औजार। देखो भाई, ये सभी का ध्यान किताब में चाहिए, है ना। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को बुरबुरा करना आवश्यक है। बुरबुरा का मतलब बिल्कुल बारीक पतला, है ना। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले क्या करना चाहिए? मिट्टी को बुरबुरा करना चाहिए, ये आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है, जैसे हल हो गया, कुदाली हो गई, है ना, कल्टीवेटर हो गया आदि। इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। ठीक है। देखो, कृषि औजार, है ना। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले क्या करना चाहिए? मिट्टी को बुरबुरा करना चाहिए। इस कार्य के लिए अनेक औजारों का उपयोग किया जाता है। कौन कौन से औजार होते हैं? हल, कुदाली, कल्टीवेटर आदि। ठीक है। बात करते हैं हल की। नेक्स्ट बात करते हैं कृषि के औजार में हल की। नंबर 1 पे है हल। हल तो आप सभी ने देखा ही होगा, और जिसने नहीं देखा हो वो किताब में देख लेना। लास्ट में यहाँ पर डायग्राम बना के बता दिया जाएगा। देखो भाई, हल के बारे में देख लेते हैं। क्या होता है हल, है ना, कैसे काम करता है? प्राचीन काल में यानी पुराने काल में ना, अभी क्या है वर्तमान काल है, प्राचीन काल यानी पुराना समय। प्राचीन काल में ही हल का उपयोग जुताई, खाद व उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरसने के लिए किया जाता रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है, जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशु कौन कौन से हैं? जिसे घोड़ा भी हो सकता है ना, ऊंट भी हो सकता है, आदि की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, जिसे फाल कहते हैं। फाल किसे कहते हैं, है ना, इसको याद रखना भाई। फाल किसे कहते हैं? यह एक लकड़ी का बना औजार होता है, जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं जैसे ऊंट, है ना, घोड़े आदि की सहायता से खींचा जाता है। इसमें एक मजबूत तिकोनी पत्ती होती है ना। फाल का डायग्राम बना फाल का जो डायग्राम है वो किताब में दिया हुआ है, और बताएंगे यहाँ पर, है ना, और इसकी परिभाषा वगैरह वो जो भी लिखाएंगे। ठीक है। आगे देखिए भाई, हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे हल शेफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। आगे देखो भाई, आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। आजकल क्या हो गए भाई, लोहे के हल आने लग गए ना। पहले तो हल किसके बने होते थे? लकड़ी के। लेकिन आजकल क्या हो गया, हल
किसके बने हुए आने लग गए, लोहे के, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं कुदाली की। कुदाली तो आप सभी ने देखी होगी, है ना। नंबर 2 कुदाली। देखते हैं भाई कुदाली। यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। भाई खरपतवार किसे कहते हैं, क्या होता है खरपतवार, है ना। खरपतवार वो होते हैं जो फसल के साथ जो पेड़ पौधे, है ना, फसल के साथ अनावश्यक रूप के जो अनावश्यक जो पेड़ पौधे, फसल के साथ उगने वाले अनावश्यक पेड़ पौधे, है ना, पौधे को ना, अनावश्यक जो पेड़ पौधे उग जाते हैं, फसल के साथ जो अनावश्यक पेड़ पौधे उगते हैं उन्हें खरपतवार कहते हैं। इन्हें निकालने के लिए किसका उपयोग करते हैं, कुदाली का। कुदाली एक बार देखो, कुदाली एक बार फिर देखते हैं। यह एक सरल औजार होता है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसे एक सिरे पर लोहे की चौड़ी जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी हुई प्लेट लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है ना। चित्र किताब में से भी देखें, कुदाली, है ना। ऊपर देखो भाई पकड़ दे रखा है, इसमें पकड़ने का होता है, नीचे हैंडल है इसमें, है ना। जोत यहाँ पर दे रखी है, नीचे छड़ है और मुड़ी हुई एक प्लेट लगी हुई है ना। जो आगे देखो भाई, जो ब्लेड की तरह कार्य करती है, इसमें एक मुड़ी हुई प्लेट लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट बात करते हैं कल्टीवेटर की। कल्टीवेटर आप सभी ने देख रखा होगा, ये हो गया नंबर 3 पे कल्टीवेटर। कल्टीवेटर इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। देखो भाई किताब में, सभी का ध्यान किताब में होना चाहिए, ध्यान से देखते रहे, है ना। कल्टीवेटर आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है, बिल्कुल की जाती है साहब। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम यानी कार्य, है ना, कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। कल्टीवेटर का चित्र ट्रैक्टर के जो पीछे लगा हुआ है उसको बोलते हैं कल्टीवेटर, चित्र में देखे हुए, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं बुआई की, है ना। ये तो हो गई मिट्टी तैयार, है ना, मिट्टी तैयार हो गए, कर्ष के औजार हो गए। अब क्या करेंगे भाई, अपन बुआई करेंगे। क्या करेंगे, बुआई करेंगे। उससे पहले मैं इनको साफ कर देता हूं, फिर करेंगे अपन बुआई। ये लो भाई, हो गया साफ। अब करते हैं बुआई। बुआई देखो भाई, बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है भाई, किसान लोग सभी ऐसा करते हैं। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देते हैं, है ना। देते हैं कि नहीं देते हैं भाई। बीजों का चयन, है ना। इसके बाद में बुआई के बाद में देखो बीजों का चयन हमें किस प्रकार से करना है। बुआई में क्या है, बीजों का चयन करेंगे भाई, है ना। बीजों का चयन किस प्रकार से बीजों का चयन करना चाहिए और किस बीज लेने जाओ तो कौन कौन सी सावधानियां वगैरह लिखना चाहिए, है ना, ये सब इसमें पढ़ेंगे। देखो भाई पहले क्या करिए, सुनते हैं इसको ना। एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उसमें कुछ पानी डाल रही है। कुछ मिनट पश्चात यानी बाद में, पश्चात का मतलब होता है बाद में, कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लग गए। देखते हुए आगे, इसमें क्रियाकलाप भी रखा है। क्रियाकलाप 1.1 क्रियाकलाप यानी कार्य है जो आपको करके देखना है मगर नहीं देखना है, ठीक है। देखो आगे, एक बीकर लेकर इसे पानी से आधा भरिए, लेकिन आपको ये क्रिया नहीं करनी है, ओनली आप समझ सकते हो। यदि करते हो आप तो टीचर या जो भी आपके क्लास में कुछ है उनकी देख रेख में करें, ठीक है। एक बीकर लेकर इसे पानी से आधा भरिए, है ना। ये हो गया भाई बीकर।
है ना, ये बढ़ गया पानी से आधा। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर भली भांति हिलाइए, है ना। गेहूं के दाने डालने में इसमें ना क्या डालना है, इसमें गेहूं के दाने, एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर भली भांति हिलाए, कुछ समय प्रतीक्षा करें। अब इसमें क्या होगा भाई, गेहूं के जो पोले दाने हैं वो तो ऊपर तैरने लग जाएंगे, और जो गेहूं का जो गेहूं भारी है वो क्या चल जाएगा, पेंदे में नीचे जमा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको पढ़ लेते ध्यान से। क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं, जो बीज पानी में बैठ जाते हैं, ये बैठ गए हुए है ना, पानी में बैठ जाते हैं, वे हल्के हैं या भारी। में पानी में बैठेंगे, भारी वाले बैठेंगे भैया ना, हल्के वाले तो ऊपर तैरेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। देखिए भाई, यहां से देखिए, क्या कुछ बीज, यहां से देखना है ना, क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं, जो बीज पानी में बैठ जाते हैं, वे हल्के हैं या भारी हैं। क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के होते हैं, अतः यह जल पर तैरने लगते हैं। हल्के बीज क्या होते हैं, जल में तैरने लगते हैं, और भारी नीचे पेने में बैठ जाते हैं। देखिए आगे, अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह एक अच्छी विधि है। बिल्कुल भैया ना, आपको बीजों का एक बोरा या कट्टा लाकर दे दिया जाए, उसमें से आपसे बोल दिया जाए कि इसमें से अच्छे वाले बीज और बुरे वाले बीज अलग अलग करने हैं, तो कैसे करोगे, एक बीकर लेना है, पानी से आधा भरना है और उसमें डाल देना है। जो ऊपर जितने भी बीज तैरने लग जाए उसका मतलब तैरने वाले बीज खराब है, और जो नीचे पेन में डूब गए बैठ जाए वो क्या है, अच्छे वाले बीज है। इस प्रकार से आपको बीजों का चयन करना है। ठीक है, यहां से देखो भाई, अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह एक अच्छी विधि है। बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में भी जानना आवश्यक है ना। बीज बोने के औजार कौन कौन से हैं, इसके बारे में जानेंगे। औजार, कृषि के औजार दो प्रकार के होते हैं ना, कृषि के जो औजार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, है ना। ये हो गया कृषि के औजार। कृषि के औजार कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं ना। पहला होता है परंपरागत औजार, और दूसरा कौन सा होता है, आधुनिक औजार, नए जमाने के ना, आधुनिक औजार। बात करते हैं परंपरागत यानी पुराने जमाने के औजारों की। देखिए भाई, परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार किप के आकार का होता है। बीजों को किप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं, है ना भाई। बीज की बुआई करने का जो नुकीला वगैरह जो होता है वो औजार था पुराने जमाने का ना। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक बार और देखें, परंपरागत औजार है ना। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाला औजार किप के आकार का होता है। किप है ना, जो ऐसे आगे से कुप्पी टाइप है ना, उसको बोलते हैं कुप। किप के आकार का होता है। बीजों को किप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेद ना चीरना, मिट्टी को चीर कर बीज को स्थापित कर देते हैं। इसका डायग्राम दे रखा है भाई, सीड ड्रिल है ना। देखिए नए जमाने का औजार है, इसके बारे में पढ़ते हैं भाई। सीड ड्रिल, आजकल ये सीड ड्रिल जो है ये आधुनिक औजार है भाई ना। सीड ड्रिल क्या हो गया, आधुनिक औजार है। देखो भाई, इसके बारे में देखते हैं। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों के समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज
मिट्टी द्वारा ढक जाए। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने के समय सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। बूझो, देखा भाई बूझो क्या कहता है, सुनते हैं इसको ना। मेरे विद्यालय के समीप एक पौधशाला यानी नर्सरी है। मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे हुए हैं। ये इस प्रकार क्यों रखे गए हैं? पहली क्या कहती है ना, पहली इसका जवाब देती है, क्या कहती है देखते हैं, सुनते हैं ना। धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। पौध तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर देते हैं, मिस उगा देते हैं। कुछ वन्य पौधे एवं पुष्पी पौधे भी पौधशाला में उगाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना आवश्यक, अत्यंत महत्वपूर्ण है ना। पौधों को अत्यधिक गहरे है ना, लंबाई और चौड़ाई अच्छी हो, उसके लिए एक पौधे के बाद में दूसरे पौधे में, एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में लंबाई, निर्धारित लंबाई फिक्स होना चाहिए, कुछ दूरी होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए भाई, पौधों को सूर्य का प्रकाश मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए है ना। छाया भी मिलनी चाहिए और पानी भी मिलना चाहिए। देखो, पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकालकर हटा दिया जाता है। किसको रोकने के लिए भाई? देखो, अधिक घनेपन को रोकने के लिए है ना, कुछ पौधों को निकाल दिया। जैसे बड़ा पौधा होता है, उसके नीचे छोटा पौधा उग गया, तो वो छोटा पौधा क्या करेगा? बड़े पौधों को भी नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए छोटे पौधों को उखाड़ कर फेंक दिया जाता है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, खाद एवं उर्वरक मिलाना। खाद एवं उर्वरक मिलाना, खाद एवं उर्वरक मिलाना, जो कि कल पढ़ने वाले हैं, है ना। किताब में निशान लगा ले भाई, खाद एवं उर्वरक मिलाना, ठीक है, यहां से पढ़ेंगे कल। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।